नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने उत्तर 24 परगना के बारासात में एक रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी के नेताओं के पास जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपए का हिसाब होगा, यह कहा प्रधानमंत्री ने। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपए मैं उन लोगों को लौटा चुका हूं जिनसे पैसा लूटा गया था। बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मोदी जब विकसित भारत बनाने में जुटा है तो वो विकसित बंगाल के बिना संभव नहीं है। बंगाल को फिर वो पुराना गौरव दिलाना जरूरी है। जब ये देश का कल्चर और इकोनॉमिक सेंटर था, बंगाल के बारे में जब भी मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की ये पंक्तियां सुनता हूं, गर्व से भर उठता हूं। गुरुदेव ने कहा था, बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुण्य होक, पुण्य होक, पुण्य होक के पुण्य होक है भगवान। मैं अपने उच्चारण दोष के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा, लेकिन आप भी मानेंगे कि इन पंक्तियों में बंगाल की महानता के दर्शन होते हैं। दुर्भाग्य ये कि सीपीएम और टीएमसी की पॉलिटिक्स ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। इन दोनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को करप्ट सिस्टम दिया, तोलाबाजों का सिस्टम दिया, और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पार्टियां एंटी डेमोक्रेसी है। पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन बंगाल में बिना खून खराबे के पूरा नहीं होता। यहां गणतंत्र बचाने के लिए पहरा देना पड़ता है। यहां मानवता की सेवा करने वाले संतों ने अपनी आवाज उठाई तो उनका जीना मुश्किल कर दिया। उनको गालियां देने आने लगी, उन पर हमले होने लगे। ये टीएमसी का टेरर मॉडल है और अब ये देश के सामने एक्सपोज हो रहा है। जादवपुर हो, कोलकाता हो, ये मनन चिंतन करने वालों का क्षेत्र है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, ये टीएमसी वाले सुबह शाम वोट बैंक करते हैं, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, सुबह शाम कानून के खिलाफ काम करते हैं। इनके पास देश के लिए कोई विजन है क्या? टीएमसी वालों के पास देश के लिए कोई विजन है क्या? बंगाल के लिए कोई विजन है क्या? जो टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हो, वो यहां के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। टीएमसी आपको गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती है ताकि उसकी दुकान चलती रहे। वहीं मोदी विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। आपने 10 साल का मोदी का सेवा काल देखा है। देश के नौजवानों के लिए अवसर हो, गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा हो, इसके लिए 10 साल में अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते 10 साल में हर दिन भारत में ये आंकड़ा जरा, ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां ये आंकड़ा लोगों की आंखों खोलने वाला है। मैं आंकड़ा बोलता हूं, जरा सुनिए। आज 10 साल में क्या हुआ? मोदी को सेवा करने का मौका दिया तो क्या हुआ?
भारत में डेली हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। ये छोटा काम नहीं है। भारत में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। हर साल 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने हैं। 10 साल पहले ग्लोबल रैंकिंग में हमारे 4-5 इंस्टीट्यूट आते थे। आज दर्जनों इंस्टीट्यूट ग्लोबल रैंकिंग में भारत के नाम है। तो वहीं मंगलवार को वाराणसी पहुंचे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में जनसभा की। मोहनसराय में हुई जनसभा के दौरान दोनों नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान समर्थकों की भीड़ उमड़ी और अखिलेश राहुल जिंदाबाद के नारे लगे। सुनिए। हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से परमात्मा ने भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी परमात्मा जी ने भेजा है मिशन पर। अच्छा, मिशन कौन सा? नरेंद्र मोदी जी के अजीब से परमात्मा हैं। वो अदानी जी का काम करवाते हैं, अंबानी का काम कराते हैं, अरबपतियों का काम कराते हैं। बनारसी साड़ी जो बनाते हैं, बनारसी पान जो बनाते हैं, उन पर जीएसटी लगा देते हैं। यहां गरीब किसानों की जमीन छीन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये आपके जो परमात्मा है, ये कैसे परमात्मा है? अगर सचमुच में परमात्मा होते तो गरीबों की मदद करवाते, कमजोर लोगों की मदद कराते, अदानी अंबानी की सरकार नहीं चलाते। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया है। वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। जो डबल इंजन की सरकार वाले कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ वालों ने यहां के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। यहां डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, और अगर धुआं थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्यूटो के लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआं निकाल देंगे। वैसे तो हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन ले कि इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही है, और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गोरखपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम
मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था, इसलिए उन्हें कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। सुनिए। कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बहनों और भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। बहनों और भाइयों, राम मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है और इसीलिए जब राम मंदिर की बात आती है, ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। एक तरफ राम भक्त हैं, राम भक्त भगवान राम की सेना, आपने देखा होगा अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब रामलला विराजमान हुए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। रामलला के विराजमान करने के पहले अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया था, उसका नामकरण मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया। याद करिए, अयोध्या में यात्रियों के लिए जो विश्रामालय बनाए गए हैं, रेन बसेरा बनाए गए हैं, यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, इसका नाम किसके नाम से है? निषाद राज के नाम पर। निषाद राज के नाम पर भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का संबंध अयोध्या से है। और साथ साथ हम लोगों ने प्रयागराज के पास भी निषाद राज का किला जिस स्थान पर है, भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा को हम लोगों ने वहां पर स्थापित किया है और दोनों के मैत्री के संबंधों को जोड़ा है। मेरा मानना, कोई भी निषाद राज का भक्त रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता, रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज आपके सामने तमाम प्रकार के इनके अपने आपकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, इस बहकावे में नहीं आना है। हमने एक काम किया है, अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो भोजनालय बनाए गए हैं, कैंपियरगंज से भी तो लोग गए थे दर्शन करने के लिए अयोध्या में। कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे? आप लोगों ने जितनी भी जगह आप लोगों ने जो वहां प्रसाद पाया था, वह प्रसाद जिस भोजनालय में बना था उसका नाम है सबरी भोजनालय। माता सबरी के जूठे बेर खा करके भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तैयारी की थी। तो भगवान राम तो सबको अपनाने वाले हैं, लेकिन रामद्रोही कभी चैन से नहीं बैठ पाया है। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकत क्यों ना हो, उसकी दुर्गति और उसका पतन जरूर हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। तो वहीं कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण को देखते हुए यह रैली रखी गई, जबकि भाजपा के कई बड़े नेता पहले ही यहां आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने कुशीनगर स्थित पडरौना नगर के छावनी के पास स्थित सब्जी मंडी में 7वें चरण में जनसभा को संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। में असली ताकत अगर कोई है तो वो हमारी जनता की है, और इस बार जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां पर जनता स्वयं अपने आप एक साथ मिलकर के
इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। पहले हमें अपना संविधान बचाना है, क्योंकि यही संविधान है जो हमारा सम्मान है, यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान हमारे आपके बीच में भेदभाव खत्म करता है, और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारा संजीवनी है, हमें आगे बढ़ने का बराबर का मौका देता है। इसलिए जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, इस बार जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। जहां विकास नहीं पहुंचा है, जहां किसान के साथ धोखा हुआ कि नौजवान की नौकरी छीन ली, नौजवानों की नौकरी छीन ली, उन्हें रोजगार और काम नहीं मिला है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, यहाँ के किसानों ने समय समय पर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। यहाँ के किसानों को बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया और कहा कि सत्ता में आ जाएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो उसकी आय दोगुनी नहीं हुई है। अगर वो कोई जरूरत का सामान खरीदने भी जा रहा है तो आज सरकार में महंगा हो गया है, चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद की बोरी हो, डीएपी हो, कीटनाशक दवाइयां हो, हर चीज सरकार ने महंगा कर दिया। और हमारा जो गन्ने का किसान है वो अपनी पूरी लागत लगा दे रहा है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां धान, गेहूं, अन्य फसलों का ये सरकार कीमत नहीं दे पाई, वहीं इस सरकार ने हमारे किसानों को वादा किया था कि वो दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में सरकार में आ जाएंगे तो न केवल पडरौना में बल्कि आसपास की जिलों में जो बंद पड़ी हैं चीनी मिल, उनको चलाने का काम करेंगे। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जहां इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर न केवल हम अपने किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ के साथ साथ उनकी फसल और पैदावार की कीमत भी दिलाएंगे, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो सके। न केवल खुशहाली के लिए उन्हें कीमत दिलाएंगे। तो वहीं वाराणसी पहुंचे बीजेपी विधायक राजेश गौतम से खास बातचीत की है हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक ने। इस दौरान क्या कुछ कहा विधायक राजेश गौतम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट वाराणसी पर भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी कड़ी में 2 बार के विधायक हैं कादीपुर सुल्तानपुर से राजेश गौतम भी यहाँ वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। और राजेश जी, पहला सवाल, इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इस बार संविधान को खतरा है, क्या कहना चाहेंगे? ये किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये इनके बनाए हुए खुद के संविधान की बात कर रहे हैं। हम लोग भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, और जहां संविधान की बात करते हैं, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दूंगा, जिन्होंने पंचतीर्थ, जहां बाबा साहब जन्म लिए, जहां बाबा साहब ने शिक्षा ली, जहां बाबा साहब ने दीक्षा लिया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, दलितों को, पिछड़ों को सिर्फ 5 किलो राशन में ही अटका के रखेगी। ये कौन से आरक्षण की बात करते हैं? हमको लगता है कि जब से यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम लोग मतलब आज ये हम लोग का सौभाग्य है, ये हम लोग का सौभाग्य। जहाँ कहीं देखिए, उनके भाषणों में देखिए, आरक्षण खत्म होने के बाद इनको कोई मुद्दा मिला नहीं है, कहीं विकास की बात करें नहीं। इसी उत्तर प्रदेश को जानिए, इसी उत्तर प्रदेश देखिए कि जिस उत्तर प्रदेश की पहचान एक दूसरे तरीके से होती थी, आज उत्तर प्रदेश नए उत्तर प्रदेश में आया है, भारत नया भारत बन रहा है। तो इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। ये वही लोग गठबंधन किए हैं जो एक दूसरे को गाली दिया करते थे। आज इनको सत्ता पाना है, कुर्सी पाना है, तो सब एकजुट हो गए हैं। इनमें इनका बेस कोई नहीं हो। जनता सब कुछ जान रही है, देश की जनता पूरी तरीके से जान रही है। इस बार फिर मोदी सरकार। वाराणसी में क्या होने वाला है इस बार, क्या लगता है आपको? मोदी जी का मार्जिन बढ़ेगा या फिर चुनौतियां बढ़ेंगी? कोई चुनौती नहीं, यहाँ कोई चुनौती है, यहाँ कोई चुनौती ही नहीं है। मार्जिन तो बढ़ना ही बढ़ना, चुनौती की बात ही शब्द हटा दीजिए।
आम नागरिक, चाहे युवा हो, हमारा किसान हो, हमारे दलित समाज का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति मोदी जी के बारे में कर रहा है। और आप 4 जून को होगा, जो एक गठबंधन किया है ना, सब भाग जाएंगे। सिर्फ सत्ता की लड़ाई इन लोग की रहती है। 60-70 साल ये कांग्रेस जब से रही राज किया है। अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं। क्या लग रहा है? गठबंधन कह रहा है कि भाजपा की 13 सीटें फंस गई हैं, 12 पे तो हार रही है भारतीय जनता पार्टी। 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी। ये थे राजेश गौतम, जिनका साफ कहना है कि संविधान को लेकर के कोई खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में संविधान सुरक्षित है, पुष्पित है, पल्लवित है। विपक्ष अनायास का प्रलाप कर रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर कब्जा करेगी। रही बात अब वाराणसी की, तो यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस, वाराणसी। तो वहीं शिवपाल यादव मऊ पहुंचे, जहां बुनकर बाहुल इलाके में सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बुनकरों के बिजली का रेट बढ़ा दिया गया है। सुनिए। कई दिनों तो मैं धरना पर बैठना, जहां बुनकर भाई हैं उनका डेपुटेशन मुख्यमंत्री से गया था। कई दिनों तो मैं धरना पर बैठना पड़ा और धरने पर बैठने के बाद जब मुख्यमंत्री से टाइम मिला, मुख्यमंत्री ने कहा, आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्या को देखेंगे, लेकिन आज तक वो समस्या दिखी नहीं। और 400 रुपए से बढ़ा करके कहीं तो 800 रुपए तक पहुंच गया। और छापा अलग से, FIR अलग से और जुर्माना अलग से, और जुर्माना के बाद सेटिंग अलग से। बताओ, सेटिंग करते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के लोग सेटिंग करते हैं कि नहीं करते? और बिजली मंत्री यही, और बताओ बिजली दे नहीं पा रहा, बिजली 18 घंटे 20 घंटे भी नहीं दे पा रहा। मैंने तो यहाँ देखा है, जब घोसी का चुनाव था तब भी देखा था, और तब तो भाई मुसलमान भाइयों के जितने भी कस्बे थे तब परेशान किया था, पूरी ताकत लगा दी थी। फिर मुझे भी यहाँ पर आना पड़ा, रहना पड़ा, और रह करके मैं उन कस्बों में 2 बार जा करके बैठक करके मीटिंग करके मैंने फिर कहा था कि अब डरना नहीं, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा हम यहीं पर रहेंगे। और फिर आपको शासन देना चाहते हैं, मैंने बेईमानों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अब डरना नहीं। अब तो ये जाने वाले हैं, 1 तारीख को सब लोग, जैसे तो पश्चिम से लेकर के छठ में तक तक इनका सफाया हो चुका है। भारतीय जनता खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।